हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग करीब 20 क्वेश्चन जो है करेंगे, MCQ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी इसमें जो है, ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए और साथ ही साथ जो है हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना सही किया, है ना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना फालतू बकवास किए हुए हम लोग आते हैं पॉइंट पर। तो देखिए, ये हमारा रहा आज का पहला प्रश्न। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ये आपको बताना है। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम इन 1 मिनट बाय अ किलोवाट इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए, 1 किलोवाट और यहाँ पर है 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है आपका, ये पावर है, याद रखना, ठीक है। वाट जो होता है वो क्या होता है, पावर। SI यूनिट होता है पावर का, वाट। ये किलोवाट दिया हुआ है, ऑल राइट। 1 मिनट मतलब टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टाइम जो है वो क्या है, मिनट में है। तो हमको देखो ऊर्जा निकालना है, मतलब एनर्जी निकालनी है। तो इसके लिए देखो क्या रिलेशन है, मैं आपको बता दूं। एनर्जी जिसको बोलते हैं वर्क, इसके लिए रिलेशन है वर्क दिस इज इक्वल टू पावर, ठीक है, इनटू टाइम। ये क्या है आपका वर्क। वर्क के लिए हम लोग जो है रिलेशन क्या जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो पावर, पावर जो है वो दिया हुआ है, कितना है, 1 किलोवाट, ये दिया हुआ है किलोवाट में, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम दिया हुआ है कितना, 1 मिनट। ये है 1 मिनट और ये है 1 किलोवाट। मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो तो, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो यहाँ पर आप इसको ऊर्जा या फिर एनर्जी जो है लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हैं, इसको एनर्जी लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट को आप रहने दीजिए, 1 किलोवाट इंटू मिनट। मिनट को अगर आपको जो है क्या करना है, घंटा में बदलना है, आवर में, तो आप क्या करेंगे, 60 से यहाँ पर आप भाग दीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा ये, किलोवाट आवर। और नीचे में हमारा है 60, इसको आप एज इट इज लिखिए। अब देखो, किलोवाट आवर को जूल में बदलने के लिए आपको मैंने बताया है कि किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये क्या होगा, 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 60। 60 को आप एज इट इज रहने दो। क्या निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी खर्च हुई है उसको आप निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो पॉइंट को हटाओगे आप तो नीचे में आ जाएगा ये 0 और 6 से इसको काट दो, ठीक है। 6 से ये कट जाएगा, ये रहा। और इस 2 0 को भी आप यहाँ से काट दो, 10⁻6 है, 2 0 अगर आप काट दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, 6 इंटू 10⁻4 जूल, ये आ रहा है। अब देख लो ऑप्शन में इससे कोई मैच कर रहा है कि नहीं, ये देख लो। ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है, तो ये है सही आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप बड़ा आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। इसे पूछ रहा है कि सूत्र V इज इक्वल टू IR सत्य है। ओमिक प्रतिरोध के लिए, अनओमिक प्रतिरोध के लिए ए, ऑप्शन ए और बी दोनों सही और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR जो ओम का नियम है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सही है ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। ओमिक प्रतिरोध के लिए ये एप्लीकेबल है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब इसको हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग n इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं और इसको उसके बाद इसको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। तो आपको बताना है कि इसका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। देखो, जब n बराबर भाग में आप जो है काट दोगे तो इसका एक भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R/n, है ना। अब इसको हमको जो है जोड़ देना है श्रेणी क्रम में अप टू n तक। तो देखिए, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में जोड़िए R/n, ठीक है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, अप टू n तक जोड़िए। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं n इंटू R/n, ठीक है।
n से n जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आपका, ये आएगा r। और देख लीजिए कि कौन सा सही है, ये रहा ऑप्शन सी जो कि सही है। तो इस तरह से आप क्या निकाल दिए, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल दिए, तुल्य प्रतिरोध आपने निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बातें समझ में आ रही है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। VI ग्राफ में ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? ठीक है, तो भी पता है आपको, भी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है, तो इसमें जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो किसको बताएगा? तो देखिए, ये है हमारा y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। x एक्सिस में करंट को लेते हैं और y एक्सिस में लेते हैं वोल्टेज को। और ये जो आप देख रहे हो स्लोप, ये स्लोप हमको जो है क्या बताएगा, ढाल क्या बताएगा? तो ढाल बताएगा हमको जो है किसके बारे में बताएगा, रेसिस्टेंस के बारे में। कैसे बताएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ढाल जो होता है, ठीक है, ढाल बराबर जिसको स्लोप बोलते हैं, ये होता है y अक्ष, ठीक है, y एक्सिस बटा x एक्सिस। देखो तो यहाँ पर y एक्सिस में कौन है, वोल्टेज है, तो भी लिखिए। x में कौन है, x एक्सिस पर हमारा करंट है, और वोल्टेज बटा करंट जो होता है बाबू, वो होता है आपका रेसिस्टेंस। तो देख पा रहे हो आप कि ढाल जो है आपको, ढाल से क्या मिल रहा है आपको, रेसिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, ओम्स लॉ से भी बटा आई बराबर क्या होता है, आर। तो ढाल आप निकाले तो क्या आ रहा है, रेसिस्टेंस। मतलब ये जो आप देख रहे हो ढाल, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये जो आप देख रहे हो रेखा लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं ढाल, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे स्लोप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। तो साथ ही साथ आप भी जो है कमेंट करते जाइए कि आप कितना जो है सही कर पा रहे हो, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर मतलब आइडियल वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध जो है, ठीक है, क्या होता है? तो मैं बतला दूं कि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध जो होता है वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, है ना। देखो, इसको हम लोग सर्किट के हेल्प से भी समझ सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये कोई आपका रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और क्या करते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल में हम लोग जो है जोड़ देते हैं किसको, एक वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल में ही इसको हम लोग जोड़ते हैं, है ना। और साथ में कनेक्ट कर लेते हैं क्या हम लोग, ठीक है, एक सेल, एक इलेक्ट्रिक सोर्स को हम लोग जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है प्लस, ये माइनस, भी वोल्ट का है ये। तो अब यहाँ से जो भी करंट जाएगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, जो भी यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ पर दो भाग में जो है करंट आपका जो है बट जाएगा यहाँ पर। तो हमको जो है वोल्टेज जो निकालना है, ये दोनों पॉइंट के बीच निकालना है वोल्टेज, ठीक है। और इस रेसिस्टेंस से क्या होगा, पोटेंशियल का यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो ध्यान से देखिए, जो भी करंट वोल्ट मीटर से जो है जा रही है, मान लो अगर किसी तरह से हम उसको क्या कर दे जो है, ठीक है, जीरो, जो कि हो नहीं सकता है। अगर ये डिवाइस है तो खुद को चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए इसको। अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से जो है जानते हैं कि V बाई आई बराबर जो होता है वो क्या होता है, R होता है। ठीक है, होता है ना, R दिख रहा है जी, चलो अब दिख रहा है। तो अगर इस करेंट को हम, ठीक है, अगर जीरो के करीब कर दे, ठीक है, तो समथिंग अपॉन जीरो, ठीक है, ऊपर में वोल्टेज है, नीचे में जीरो है, तो समथिंग अपॉन जीरो हो जाता है इनफाइनाइट, अनंत। तो आपका जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत। और ये जो केस कहलाएगा ये आइडियल केस कहलाएगा। आइडियल वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होगा, अनंत होता है। ठीक है, और ये अनंत कब होगा, जब वोल्ट मीटर से जाने वाली जो करंट है वो कम से कम जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है, अनंत होता है। इसको याद रखेंगे आप, है ना। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे जो है क्या पूछ रहे हैं, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। मतलब प्रतिरोधों को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में सीरीज में जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो कौन सा जो है राशि, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगा आपका। ठीक है, वोल्टेज, धारा, करंट, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम में धारा जो होता है बाबू आपका, वो क्या होगा, वो आपका सेम होता है। ठीक है, धारा क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज जो होगा वो अलग अलग होगा। इसको मैं आपको पिक्चर से भी जो है दिखला सकता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका जो है एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस है, ये तीसरा रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये है आपका रेसिस्टर का वैल्यू को बोलते हैं रेसिस्टेंस R1, R2, R3। और इसको अगर हम जो है किसी
सोर्स से जोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखो जो भी करंट जाएगी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसके पास कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। तो क्या होगा, होगा ये बाबू, देख लीजिए कि यहाँ से जाने वाली जो भी करंट है, ठीक है, यहाँ से हर रेसिस्टर से जाने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। याद रहे वोल्टेज जो होगा बैटरी का वोल्टेज वो 3 भाग में जो है यहाँ पे टूट जाएगा। इस रेसिस्टेंस के जो वोल्टेज होगा वो अलग होगा, V1 होगा, इसके लिए अलग होगा V2 और इसके लिए अलग होगा V3। तो सीरीज में अगर आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है, तो तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, मगर हर प्रतिरोध से जाने वाली जो करंट होगी वो सेम होगी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, धारा। धारा जो होगा वो सेम होगा। अच्छा पैरेलल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपसे पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम से रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन, तो उसका सही आंसर क्या होगा। तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है आपका, ठीक है, वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा और धारा क्या होगा वो अलग अलग होगा। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 जूल तुल्य है, ठीक है, मतलब 1 जूल जो है इक्विवेलेंट होता है, किसके बराबर होता है ये हमको जो है यहाँ पर देखना है। तो मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है, ठीक है, 1 कैलोरी वो कितना होता है, 4.2 जूल होता है ना। तो हमको चाहिए जूल, ठीक है। तो काम कीजिए 4.2 को आप ले आइए इधर, इस साइड ले आइए, ठीक है। 4.2 ये कैलोरी है, कैलोरी रहने दीजिए और इधर हो जाएगा आपका जूल। देख लीजिए अब जैसे इसको आप क्या कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट को हटा के ऊपर आप जो है लिख दीजिए 1 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 0.24 कैलोरी। देख पा रहे हो आप, मतलब 1 जूल में, ठीक है, क्या होगा, इतना कैलोरी होगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 0.24 कैलोरी, ये रहा ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है। देखो कोई 2 बॉडी को अगर आपस में आप जो है रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका जो है पॉजिटिवली चार्ज है, 3 अगर प्लस है तो यहाँ पर 3 आपको माइनस दिखेगा, ठीक है। और दोनों पर इक्वल चार्ज डेवलप हुआ है ना। चार्ज जो डेवलप हुआ है दोनों को रगड़ने के बाद क्या हुआ है, इक्वली जो है, ठीक है, वो डेवलप हुआ है। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और रगड़ने के बाद साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में गया है। तो इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका जो है मास भी, द्रव्यमान भी इसका बढ़ चुका है। इसको याद रखेंगे। तो ये क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के नियम से। तो इसमें क्या बोला जाता है, आवेश को ना ही तो हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही इसको हम लोग जो है नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें केवल जो है चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इस बॉडी से निकलकर यहाँ पर ये ट्रांसफर हुआ है केवल। तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, ना कि क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है ये, ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग। तो मैं आपको बतला दूँ स्टूडेंट्स कि धारा नियम है ना, तो ये आवेश, ठीक है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे जो है ये काम करता है, ठीक है। तो इसको मैंने जो है पढ़ाया भी है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है पूरा वीडियो को आप जो है देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। यदि सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रमशः कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो, ठीक है। R1 जो है क्या बताएगा आपको, जो है कुल आंतरिक मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को, और R2 बताएगा आपका जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है कब। तो सेलों का श्रेणी संयोजन हम लोग उपयोग करेंगे कब करेंगे, जब क्या होगा आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या माना गया है, R2। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, R2 जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, R1 से। तब क्या होगा, तब आपको जो है करंट मिलेगी, मैक्सिमम करंट आपको मिलती है ना। देख लीजिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, R2 इज़ ग्रेटर देन R1, R2 इज़ ग्रेटर देन R1, ये रहा ऑप्शन सी सही है। इसको आप याद रखेंगे। और श्रेणी क्रम के लिए भी जो है आप याद रखो कि जब सेल को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके लिए जो है ये है नंबर ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है NR प्लस कैपिटल R, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये सीरीज़ के लिए है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R है तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि बैलेंस आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मैं बना के जो है यहाँ पर दिखला देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कुछ इस तरह से होता है ना।
और क्या बोल रहा है कि सभी रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है। ये क्या है आपका, ये आपका सेम है ना। जब सेम है तो क्या होगा, बैलेंस है, बैलेंस है मतलब ठीक है, बीच का जो रेसिस्टेंस है इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है, ये बैलेंस है। तो क्या होगा इस केस में, ज़रा देखिए तो ये दोनों को आप जो है जोड़िए श्रेणी क्रम में, और फिर ये दोनों को आप जोड़िए श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों को अगर श्रेणी क्रम में आप जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम के लिए जो हमारे पास रिलेशन है सीरीज़ के लिए वो क्या है, डायरेक्ट जोड़ देंगे R प्लस R, मतलब क्या हो जाएगा ये 2R। तो इससे एक हमको प्रतिरोध मिलेगा, ये देखिए एक रेसिस्टर मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2R, यह है 2R। इसी तरह से ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेम, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 2R। अब दोनों क्या करो आप, अब आप इसको पैरेलल से जो है जोड़िए, ठीक है। अब देखिए दोनों के दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, क्योंकि ये दोनों का पहला सिरा जो है एक साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों का दूसरा सिरा जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसको जोड़िए, ठीक है ना। किस तरह से जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बतलाया है समांतर के लिए, अगर 2 रहेगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, समांतर मतलब पैरेलल के लिए क्या मैंने बताया है आपको, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये रहा कुछ इस तरह से, ठीक है। चूँकि सेम है तो हो जाएगा R इंटू R और नीचे में हो जाएगा R प्लस R। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका नीचे में हो जाएगा R प्लस R मतलब 2R और ऊपर में है R इंटू R। तो एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, R बाई 2, ठीक है। और यही आपका आंसर है। तो R बाई 2 मतलब ऑप्शन बी आपका सही है, तो इसको टिक कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही तरीका है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़ा आसानी से एग्जाम में आप कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपका जो है N इक्वल जो है प्रतिरोधक है, रेसिस्टर है, जिसको सबसे पहले हम लोग क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हम लोग समांतर क्रम मतलब पैरेलल में हम लोग जोड़ दिए हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं रेशियो, मैक्सिमम और मिनिमम रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो N समान प्रतिरोध है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर ये सीरीज के लिए, तो सीरीज में अगर आप जोड़ रहे हैं सेम रेसिस्टेंस है और इसको आप क्या कर रहे हैं, सीरीज में कुछ इस तरह से जोड़ रहे हैं, ठीक है, अप टू N। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका NR। इसी तरह से आप क्या कीजिए, पैरेलल में जोड़िए। तो जब पैरेलल में आप जोड़ेंगे, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आप जो है जोड़िए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको जब आप जो है जोड़ेंगे तो 1/R प्लस 1/R, ठीक है, समान है प्रतिरोध और N समान प्रतिरोधक है ये अप टू N तक। तो ये क्या हो जाएगा N/R। तो ये आ रहा है N/R, तो इसको जो है आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए देखिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, R चला जाएगा ऊपर और N आ जाएगा नीचे। अब दोनों का रेशियो निकाल दो, ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो आप निकालोगे, ये सीरीज़ के लिए आया था इक्विवेलेंट और ये आपका पैरेलल के लिए। तो सीरीज़ के लिए कितना है बाबू, देखिए तो यहाँ से वो है NR लिख दीजिए और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट है आपका R/N, ठीक है। तो ये R से R कट जाएगा, ये N ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका N²। तो रेशियो जो निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, रेशियो जो यहाँ पे बाबू निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, दोनों का रेशियो N²। तो यहाँ पर N² कौन सा है, ये है ऑप्शन बी जो कि सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता ρ है तब। आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है, क्या होता है। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है आपका रेसिस्टिविटी, ठीक है, L बाई क्या होता है, ये A होता है। तो देखिए तो कहीं पर मैच कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, काम करो आप रो निकाल लो, यहाँ से रेसिस्टिविटी निकाल लो। तो इसे A को इस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा R इंटू A डिवाइड बाई L को लाइए नीचे। अब देखिए रो बराबर रेसिस्टिविटी बराबर जो है मैच कर रहा है कि नहीं, रो बराबर RA/L, देखो मैच कर रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये आपका सही है। विभव मापी जिसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, इसका यूज़ होता है, ठीक है ना, क्या करने में। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालते हैं, मतलब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध को मापने में ये सही है। दो स्रोतों के विद्युत वाहक बल मतलब EMF, ठीक है, को कंपेयर करने में, दो सोर्स की EMF को कंपेयर करने में ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, सी जो है वो सही होगा, ठीक है। दोनों एक केस में होता है। विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं और साथ ही साथ जो है दो सोर्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है कंपेयर करते हैं। तो ये दोनों ही आंसर आपका सही है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए इसमें जो है आपसे क्या पूछ रहे हैं, विद्युत वाहक बल E
कि एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया जाता है, तो ठीक है R का वोल्टता क्या होगी। ठीक है, वोल्टेज आपको जो है निकालना है। तो हमको देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि करंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका वोल्टेज, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ का काम करेगा, और टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, और साथ में आपका जो है बाहर वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो गया कुल रेसिस्टेंस, और ये कुल वोल्टेज है जिसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं। तो ये करंट की वैल्यू को उठा कर रख दो, जो है ओम का जो नियम आप जानते हैं, V = IR, वहाँ पे आप रख दो V = IR, तो क्या हो जाएगा I जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या है E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यही स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है, इनटू ऊपर में क्या है आपका R है, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं आप निकाल रहे हैं वोल्टता। तो देखिए तो इसी से मैच कर रहा है क्या, देखो ER/R + R, देखिए ER/R + R, देखो B जो है B से ये मैच कर रहा है, मतलब आपका ऑप्शन B जो है ये सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, बातें समझ में आ रही है। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप अपने दोस्त को भी जो है ये वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है, और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। देखो आप वोल्टेज जो जानते हो, वोल्टेज जो कि यहाँ पर जो है विद्युत वाहक बल है, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क बाय चार्ज। और वर्क को तो आप रहने दीजिए जस का तस, इसको डब्ल्यू को आप रहने दीजिए वर्क को। क्यों, चार्ज बराबर क्या जानते हैं आप जानते हो करंट इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आप निकाल रहे हो ई, जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो देखिए तो डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर जो जूल में दिया हुआ है यही है आपका क्या वर्क, डब्ल्यू कार्य। ठीक है, और ये जो मिनट में दिया हुआ है ये क्या है आपका, ये है आपका टाइम। और 2 एम्पियर जो दिया हुआ है ये क्या है आपका, यही है आपका करंट। चलिए तो फिर रखिए, सबकी वैल्यू दी गई है। डब्ल्यू जो कि दिया हुआ है कितना है, ये है आपका 1200। ठीक है, डिवाइडेड बाई करंट, करंट की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है आपका 2 एम्पियर है, इनटू टाइम। टाइम देखो तो 5 मिनट है, तो इसको आप सेकंड में कीजिए। सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कीजिए। अब जो करता है आप जो है यहाँ पे काट दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जरा देखिए तो ये 0 से 0 जो है कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूना 10, यहाँ पर देख लो 5 दूना 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसके साथ जो है कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 आएगा तो कट जाएगा, और ये 6 से इसको काटिए, ये 2 बार में कट जा रहा है। तो मतलब आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। आप खुद से जो है काटिए इसको, देखिए बड़ा सिंपल जो है कैलकुलेशन है ना। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग जो है आज का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बाबू, और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को जो है लाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके डिफरेंट बोर्ड में जो है पूछा गया है ना, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब मोबिलिटी जिसको म्यू बोलते हैं। ठीक है ना, तो मोबिलिटी का एसआई यूनिट जो है जानने के लिए सबसे पहले मोबिलिटी का जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो मैं लिख लेता हूँ। देखो म्यू बराबर जो होता है, इसको मोबिलिटी बोलते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है, डिवाइड बाय ड्यूड वेलोसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन होता है जो कि होता है वोल्टेज बटा लेंथ, ये रहा, और ड्यूड वेलोसिटी इसको आप बगल में आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, वोल्टेज देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा, ये क्या है वोल्ट। अच्छा, लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर। ड्यूड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा मीटर पर सेकेंड। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये है वोल्ट, ठीक है, ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, इसको लिखिए आप सेकंड। मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स किसी से मैच कर रहा है क्या, ये वोल्टेज सेकंड मीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको ये सीरीज जो है कैसा लग रहा है ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।